कावेरी को लगता था कि वो अपने बेटे की शादी ना करवा के उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को रोक सकती है। क्या उसका सोचना सही था? क्या सच में किसी इंसान का बांझपन उसके लिए आशीर्वाद बन सकता है या नहीं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? इन सब सवालों के बारे में जानने के लिए आइए देखते हैं इस कहानी को। कावेरी को उसके आस पड़ोस के मोहल्ले वालों से लेकर उसके नाते रिश्तेदार तक सभी लोग उसके बेटे आशीष की शादी ना हो पाने का ताना मारते थे, लेकिन कावेरी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। लेकिन ये बात उसकी बेटी रुचि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शाम के समय रुचि अपने कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी उसकी पड़ोसन शांति हाथों में मिठाई लिए उसे रोकते हुए कहती है, ले बेटा मिठाई खा, आज मेरे बेटे राहुल की शादी तय हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। राहुल की उम्र तेरे भाई आशीष की उम्र से भी कम है, फिर भी देख उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन तेरे भाई की शादी अभी तक तय नहीं हुई है। आंटी जी, आपने मुझे अपने बेटे की शादी तय होने की खुशी में मिठाई खिलाने के लिए रोका है या मेरे भाई की शादी नहीं हुई उसका ताना मारने के लिए? पहले ये डिसाइड कर लो आप। बेटा तू चिढ़ क्यों रही है? ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है कि जरूर कोई ना कोई ऐप तो लड़कियों में जरूर होंगे, तभी तो शादी की उम्र होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही। जरूरी नहीं ना कि जो इंसान शरीफ दिखे वो शरीफ ही हो। आंटी जी, सब कुछ कहना, लेकिन मेरे भाई के खिलाफ कुछ मत बोलना, वरना मैं बड़े का लिहाज भूल जाऊंगी। मेरे भाई के अंदर कोई कमी नहीं है, बस वो भाई शादी नहीं करना चाहते हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। जिस दिन करना चाहेंगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। बेटा तू लाइन लगाने की बात कर रही है, लेकिन मैंने तो आज तक एक रिश्ता आते हुए नहीं देखा। घर में एक नहीं दो लोग हैं शादी करने के लिए, पर पता नहीं तेरी माँ कौन सी भांग की गोली खाकर बैठ गई है जो उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। शांति और रुचि आपस में बहस कर रहे थे, तभी उनकी आवाज सुनकर कावेरी घर के बाहर आती है और रुचि को शांति से लड़ते हुए देखकर उसके पास जाती है और उसे चुप करवा के उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे घर लाती है। तभी रुचि झटके से अपना हाथ खींचते हुए कहती है, क्या है माँ, आप मुझे अंदर लेकर क्यों आ गई हैं? शांति आंटी को मैं अभी बताती, वो अपने आप को समझती क्या है, मेरे भाई के बारे में उल्टा बोल रही हैं। ये क्या तरीका है रुचि अपनों से बड़ों से बात करने का? उनको जो बोलना है बोलने दे, उनके कहने से तेरा भाई बुरा हो जाएगा क्या? ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, आप तो यही बोलोगी, क्योंकि भाई के बारे में लोग कुछ भी बोलेंगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप भी जानती हैं भाई के लिए कितने रिश्ते आते हैं, तो फिर आप हाँ क्यों नहीं करती हैं भाई की शादी के लिए? लोगों को लगता है भाई की शादी नहीं हो रही है। अब इसे मैं क्या बताऊं कि मेरे बेटे की शादी क्यों नहीं करवा रही हूँ। मैं खुद ही परेशान हूँ मैं इन सब चीजों से। बस हो गया, बहुत बोल ली तू चुपचाप अपने कमरे में जा। अपनी माँ की बात सुनकर रुचि गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कावेरी सोफे पर बैठकर आंखें बंद करके अपने पुराने समय में खो जाती है, जब वो अपने बेटे आशीष की कुंडली लेकर अपने घर के पंडित के पास जाती है और वो कुंडली देखकर कहते हैं, कावेरी जी, आपके बेटे के जीवन में विवाहित जीवन का योग ही नहीं है और ना ही आपका कोई वंशज होगा आगे। आपके बेटे की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे तो बेटे की शादी होने वाली है, मैं उसी के लिए लड़की की और अपने बेटे की कुंडली मिलवाने लाई थी और आप ये सब बोल रहे हैं। इसका कोई उपाय तो बताइए। मैं आपके घर का पुराना पंडित हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। देखना ये रिश्ता टूट जाएगा, आपके बेटे की शादी अभी नहीं होगी। और रही बात उपाय की, तो इस समस्या के निवारण आपको समय के साथ मिल जाएगा। कावेरी घर के हॉल में आंखें बंद किए सोफे पर बैठी ये सब सोच रही थी कि तभी उसका बेटा आशीष ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखता है, जिससे कावेरी की आंख खुल जाती है। तभी आशीष कहता है, क्या बात है माँ, आप ऐसे अकेले सोफे पे क्यों बैठी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, भूख तो बहुत जोर की लगी है, आप खाना लगाओ, मैं आता हूँ। आशीष इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ आशीष अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और नैना को लेकर घर आ जाता है, जिसे देखकर कावेरी हैरान रह जाती है। तभी आशीष उसे नैना के पिता की बीमारी के बारे में बताता है, जिस वजह से उन्हें ऐसे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी।
जिसे सुनकर ना चाहते हुए कावेरी को नैना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कुंडली के दोष के कारण वो आशीष और नैना को करीब नहीं आने देती थी। एक दिन आशीष अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। तभी कावेरी वहाँ आती है और नैना से कहती है, बहू आज तुम मेरे साथ सो जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर रात में मुझे किसी चीज की जरूरत लगी तो मैं किसे आवाज दूंगी। माँ तो रुचि को अपने साथ सुला लो ना, वो कर लेगी आपकी देखभाल। लेकिन मेरी बहू तो ये है ना, अब मेरे लिए क्या ये इतना भी नहीं कर सकती? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ कमरे में चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए आप। नैना इतना कहकर कावेरी के साथ उसके कमरे में सोने के लिए चली जाती है। समय बीतता है और अचानक से कावेरी को किसी काम से गांव जाना पड़ता है। जब तक कावेरी गांव से वापस आती है, आशीष और नैना एक दूसरे के करीब आ चुके थे। एक दिन नैना रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। जिसके बाद वो रोते हुए घर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर कावेरी कहती है, बहू तू रोना बंद कर, इसमें तेरी क्या गलती है? तू क्यों रोए जा रही है? और डॉक्टर भी इंसान है, कोई भगवान नहीं। जो वो बोलेगा वही सच होगा। लेकिन माँ जी, ये सच है। मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, जिससे साबित होता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं एक बाज हूँ माँ जी। अब मैं आपका वंश कैसे चलाऊंगी? पंडित जी ने सही कहा था कि इस परेशानी का हल मुझे समय के साथ मिल जाएगा। जब मेरी बहू कभी माँ ही नहीं बनेगी तो इन्हें अपने बच्चे को खोने का दुख ही नहीं होगा। बहू का बांझपन उसके लिए आशीर्वाद बन गया। बहू, जब इस चीज की चिंता मुझे नहीं है तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू जाकर आराम कर अपने कमरे में। कावेरी के कहने पर नैना अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और धीरे धीरे नैना के बांझपन की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मोहल्ले की सभी औरतें नैना को उसके बांझपन के चलते बहुत सुनाया करती और ताने दिया करती। एक दिन कावेरी की पड़ोसन सरला उसके घर आती है और नैना को आशीष के साथ देखकर उससे कहती है, कावेरी, जब तुझे पता चल गया है कि तेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती है, वो एक बांझ है, तो तू अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती है? या पूरी उम्र बिना पोता पोती के ही रहेगी? तू अपनी सलाह अपने पास रख। मुझे मेरी बहू या उसके बांझपन से कोई परेशानी नहीं है, ना ही मुझे बच्चों का इतना शौक है। इसलिए अगर आगे से तुझे ऐसे विचार लेकर मेरे घर आना है तो बेशक मत आइयो। हाँ हाँ ठीक है, नहीं आऊंगी। आज तुझे मेरी बातें बुरी लग रही है, लेकिन कल देखियो तू खुद मेरी बात को मानेगी और अपने फैसले पर पछताएगी। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर नैना को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपनी सास को फोन पर बात करते हुए सुनती है, पंडित जी, मुझे समस्या का हल मिल गया। मेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती, वो एक बांझ है। अब उसे या मेरे बेटे को अपने बच्चे को खोने का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसी के चलते मैंने उन्हें जल्दी करीब भी नहीं आने दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपनी सास की सारी बातें सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अंदर आकर अपनी सास से सारी बात पूछती है, जिस पर कावेरी उसे आशीष की कुंडली के दोष के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर नैना कहती है, माँ जी, आपने जो भी किया हमें दुखों से बचाने के लिए किया, लेकिन अब क्या ये बांझपन का ताना मुझे जिंदगी भर सुनना पड़ेगा? बहू, तू बस ये सोच कि तेरा बांझपन तेरे लिए आशीर्वाद बन गया। इतना दुख तुझे बांझपन के ताने सुनने से नहीं होगा जितना अपनी औलाद खोने पर होगा। माँ जी, तो क्या हमें कभी बच्चे का सुख प्राप्त नहीं होगा? ऐसा नहीं है बेटा, तू बस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन गोद तो ले सकती है ना। तू और आशीष कुछ समय के लिए बाहर चले जाना और वहीं से कोई बच्चा गोद ले लेना, जिसका जिक्र हम तीनों के सिवा किसी के सामने नहीं होगा। इससे दुनिया वालों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। कावेरी की बात सुनकर नैना खुश हो जाती है, जिसके बाद वो आशीष को सारी बातें बताकर कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं और वहाँ के अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेते हैं, जिससे उनकी जिंदगी का खालीपन भी बढ़ जाता है और नैना को बांझपन के तानों से भी मुक्ति मिल जाती है।